दिमाग को न कीजिए ज़्यादा प्रेस, करने आपका मूड फ्रेश। लो चला दी मैंने एग्ज़ाम स्पेशल एक्सप्रेस, थोड़ा देख भी लो यारो अब मेरा फेस। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से आपका चंदन सर हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वेस बाय चंदन सर में आपका स्वागत है। आपको मैं बता दूं कि मेरा पहला वीडियो इंट्रोडक्शनल कम मोटिवेशनल था। उसमें मैंने अपना टीचिंग स्टाइल वर्ब फॉर्म के यूज से समझाया था। मैंने एक वादा किया था कि आपका जैसा डिमांड होगा दोस्तों वैसे ही वीडियो मैं अपलोड करता जाऊंगा। तो आपके डिमांड में पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिमांड किया गया है, किसी ने किया है, किसी ने प्रेपोजिशन का डिमांड किया है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था ग्रामर संबंधी कोई प्रॉब्लम्स हो, राइटिंग स्किल संबंधी लेटर, नोटिस, रिपोर्ट, उन सब की एक ट्रिक मैं दूंगा। एक ट्रिक जैसे नोटिस का मैंने समझाया था कि एक ट्रिक नोटिस के लिए दूंगा तो नोटिस हो जाएगा, कभी नहीं टिसेगा। तो लेटर हो, रिपोर्ट हो, लेटर राइटिंग हो, एप्लीकेशन हो, जिसके लिए भी हो आप कमेंट में भेज सकते हो, उसके ट्रिक्स भी आपको मिलेंगे। तो फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह के जो डिमांड हुए हैं तो उन्हीं सबको देखते हुए एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हुए मैं बढ़ना चाहता हूँ, और ताकि आपको आगे प्रॉब्लम्स ना आए। मेरे पढ़ाने के स्टाइल में थोड़ा शतरंज का स्टाइल है, कई स्टेप आगे सोच कर चलता हूँ कि आगे आपको प्रॉब्लम्स ना आए, है ना। मेरा सोचने का तरीका सही है। खैर, आपको बता दूँ कि मैंने पिछले दिन कहा था कि ये वादा है मेरा, तो वादा प्लस इरादा इज इक्वल टू भरोसा होता है, और मुझे आपका भरोसा चाहिए। तो जो मैंने उस दिन वादा किया तो उस पर खरा उतरने की मैं अपनी पूरी कोशिश रखूँगा। इसी वादे के साथ मजबूत करने आपका बेस, लीजिए शुरू करता हूँ अपना रेस। तो दोस्तों, आज की पढ़ाई में आप देख पा रहे हो लिखा है ट्रिक्स फॉर डेफिनीशन। कोई भी परिभाषा आप चैप्टर में पढ़ते हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, प्रेपोजिशन हो, टेंस हो, वॉइस हो, जितने भी आपके देख सकते हो, ये सारे डेफिनेशंस। और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं लोग, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो उसको एक्सप्लेन किया रहता है उसको इंग्लिश में, तो वो भी इसी से निकल करके आया है। मैं वो टेक्निक सिखाऊंगा तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले को भी वो याद करना नहीं पड़ेगा, बहुत इजीली आपको हो जाएगा। तो कंपटीशन वालों को काम आएगा, और इससे बड़े बड़े सेंटेंसेज बनाने में भी काम आएंगे, जो आपको स्पोकन इंग्लिश की दृष्टि से भी लाभदायक है। ये बड़े ही काम का फॉर्मूला है, बस इसको ध्यान से आप एक बार देखो मैंने ट्रिक्स को शुरू कैसे किया है। आप देख पा रहे हो ये ग्रीन कलर से मैंने लिखा है हु, विच, दैट। इन तीनों को आप समझो पहले ध्यान से कि कभी किसी सेंटेंस में हु, विच, दैट आ जाए और उससे पहले कोई नाउन आ जाए। अब नाउन की सीढ़ियाँ का नाम है बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझ रहा हूँ। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाम ही नाउन है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि किसी के नाम को नाउन कहते हैं। खैर, आज तो मैं इंग्लिश में डिफाइन करने सिखाई दूंगा, और साथ ही इसका हिंदी कैसे निकाला जाए। उर्दू मैंने पिछले दिन कहा था कि उर्दू की तरफ दाएं से बाएं पढ़ते पढ़ते इसका हिंदी खुद निकालोगे। तो आज हिंदी भी खुद से निकालने सिखाऊंगा, इंग्लिश भी खुद से बनाने आपको सिखाऊंगा। तो देखो मेरा ट्रिक क्या कहता है। सबसे पहले जब भी हु, विच, दैट रहे सेंटेंस में, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा एक बार। तो जब भी हु, विच या दैट मिल जाए सेंटेंस में आपको, ठीक है, और उससे पहले कोई नाउन मिल जाए और उससे पहले द मिल जाए, THE, द, ठीक है। और तो ये रूल कहता है कि जब ऐसा कंडीशन होगा तो लास्ट में एक वर्ब आपको देना पड़ेगा, एक वर्ब यानी क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आप देख पा रहे हो कि एक एरो मैंने दिया है यहाँ से नीचे से ऊपर। ये एरो ये दर्शा रहा है कि नाउन जैसा होगा वर्ब भी वैसा ही होगा। अगर नाउन दोस्तों सिंगुलर है, नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। आपको बता दूं कि नाउन में जब एस या ईएस आप जोड़ते हो तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे डॉग से डॉग्स, कैट से कैट्स, समझ पा रहे हो। लेकिन वर्ब में केस उल्टा है। वर्ब में, जब मेन वर्ब की बात कर रहा हूं मैं, प्ले, जन्मजात को भी वर्ब प्लूरल होता है। उसमें जब एस या एस लगाते हो ना तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो प्ले हमारा प्लूरल वर्ब है, प्ले में एस लगाए तो प्लेज, ये हमारा सिंगुलर हुआ। गो हमारा प्लूरल है, गोज हमारा सिंगुलर है। लाफ हमारा प्लूरल है, लाफ्स हमारा सिंगुलर है। इसी को ध्यान देना है। तो खैर, अगर मान लो यहाँ डॉग लिखा है तो यहाँ हम, डॉग प्ले नहीं करता है, डॉग बार्क करता है, तो हम यहाँ द डॉग लिखा है तो यहाँ बार्क लिखेंगे कि बार्क्स लिखेंगे। क्या सोचो, जो कि डॉग सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाएंगे, एस लगा करके, तो द डॉग बार्क्स लिखा जाएगा। खैर, यहाँ कुत्ता और नहीं काम आएगा, डेफिनेशन में समझा रहा हूँ। तो मान लो आपको नाउन को डिफाइन करना है, आप क्या लिखोगे, द वर्ड विच सोज, वह शब्द जो बताता है। ध्यान सुनना। तो स्ट्रक्चर आपको इतना ही याद रखना है कि हु, विच, दैट रहेगा, उससे पहले एक नाउन रहेगा, उससे पहले द रहेगा, बाद में वर्ब रहेगा। इतना ही आपको याद रखना। ये वर्ब जो होगा नाउन के हिसाब से होगा। ये स्ट्रक्चर दिमाग में आपको रखना होगा, उसके बाद ही मेरा ट्रिक काम करेगा आपके लिए, वरना टिक 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 करते रहेगा। आपको ये स्ट्रक्चर दिमाग में लोड करना होगा। क्या, हु, विच, दैट रहे, उससे पहले कोई नाउन रहे, और नाउन से पहले द रहे, तो ऑटोमेटिक रूल है कि लास्ट में एक वर्ब रहेगा, और वो वर्ब नाउन के हिसाब से होगा। तो वर्ब सिंगुलर है तो नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, वर्ब और नाउन प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल।
ये मेन वर्ब के लिए मैंने बताया, प्ले से प्लेज, गो से गो सिंगुलर बनाने के लिए। एक्सिलरी वर्ब के लिए सब मत लगा देना है। एल वर्ब तो आपको कॉमन से पता होना चाहिए कि ईज हमारा सिंगुलर है, आर हमारा प्लुरल है, राइट। वाज हमारा सिंगुलर है, वर हमारा प्लुरल है, हैज हमारा सिंगुलर है, हैव हमारा प्लुरल है। ये सब कॉमन चीज़ आपको रखना हो। खैर, अब ट्रिक को समझाने से पहले एक बात और बता दूं कि जब ये ऐसा नक्शा आपको दिख जाए, ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख जाए ना इस तरह का, तो इस हालत में इस हु विच दैट का मीनिंग कुछ अलग ही होता है। इसका मीनिंग होता है जो। आप जानते हो हु का मतलब कौन होता है, भूल जाओ। आप जानते हो विच का मतलब कौन सा होता है, यहाँ भूल जाओ। दैट का मतलब वह होता है, ये सब भूल जाओ। इस स्ट्रक्चर में जब भी हु विच दैट से पहले नाउन हो, नाउन से पहले द हो, अब बाद में एक वर्ब आए, तो एकदम दिमाग में रख लो कि इन तीनों का मीनिंग जो होगा। जो, समझो, ठीक है, जो होगा। और द का कोई मीनिंग होता नहीं है, लेकिन इस स्ट्रक्चर को शो करने के लिए, मीनिंग को सही ढंग से निकालने के लिए आपको वह, वैसा, वैसे, इस तरह कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान दो, मैं अगर कहूँ आई हैव द कैट, कैट, मैं आई हैव द कैट, मेरे पास बिल्ली है। द कैट मैंने कोई खास बिल्ली है, तो हम बोलते हैं समझाने के लिए किसी को, मेरे पास वही वाला बिल्ली है। तो वही, वह, ये सब उसको एक्सप्रेस करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए हम यूज कर देते हैं। इसका कोई मीनिंग नहीं है, ही वाला वह नहीं है, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। यू आर द बॉय, तुम वही लड़का हो। होम आई हैव बीटन, जिसको मैंने पीटा था। इन द बिजी मार्केट, व्यस्त बाजार में। खैर, आपको पीटा नहीं था। खैर, ये ध्यान रखना है कि आपको ये हु विच दैट का जो यूज है, इस पर मीनिंग हमेशा याद रखोगे। जो होगा, ये तीनों का यूज अलग अलग जगह होता है। ध्यान से सुनिएगा। हु का प्रयोग सजीव के लिए करते हैं। अगर यहाँ लिखा रहेगा द बॉय, तो आप हु लोगे। अगर यहाँ लिखा रहेगा द पेन, पेन क्या निर्जीव है, विच लोगे आप। और दैट सजीव निर्जीव दोनों के लिए होता है। देखो, तीरा स्पष्ट लिखा हुआ तीनों बात। हु सजीव के लिए है, विच निर्जीव के लिए है, दैट दोनों के लिए है। इतनी बात दोस्तों आप सीख गए कि हु किसके लिए है, विच किसके लिए है, और दैट किसके लिए है। मीनिंग क्या है ये भी समझे। स्ट्रक्चर आप भी अगर गोल गोल दिमाग में सेट हो गया होगा आपका कि हु इज दैट से पहले, हु विच दैट से पहले, हु विच दैट से पहले कोई नाउन होगा, और नाउन से पहले द होगा। और इस हु इज दैट का मीनिंग जो होगा, और द का मीनिंग सिचुएशन के हिसाब से वह, वैसा, वैसे, इस टाइप का आपको लेना है। ये स्ट्रक्चर आपको दिमाग में इतना रखना है। हु इज दैट से पहले नाउन, नाउन से पहले द, और बाद में ये वर्ब, और ये वर्ब नाउन के हिसाब से। इतना दिमाग में सेट रखने के बाद अब मैं आता हूँ मुद्दे पर। अगर इसको मेन पार्ट्स ऑफ डेफिनेशन कह लें हम, तो मेरा टेक्निक कहता है कि मेन पार्ट्स ऑफ डेफिनेशन लिख लो, और उसके बाद जब आपका यहाँ सेंटेंस खाली वर्ब से ही इंटरनेट हो जाएगा। जैसे आप लिखोगे द वर्ड विच सोज, वर्ब लिखोगे तो वर्ब से कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। विच सोज ये, विच सोज वो, कुछ तो सेंटेंस कंप्लीट करना पड़ेगा ना। तो सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद आप एक छोटा सा टर्म लगा दोगे, इज कॉल्ड, कहलाता है। इज कॉल्ड कहलाता, आपको बता दूं, प्रायः एम इज आर के बाद जब भितरी ना भी एम इज आर के बाद जब भितरी आपको मिल जाए, तो मीनिंग उसका ऐसे निकलेगा। ध्यान से देखिएगा। इज इटन, खाया जाता है। इज रिटन, लिखा जाता है। इज प्रोनाउंस्ड, उच्चारण किया जाता है। इज सेड, कहा जाता है। इज कॉल्ड, कहलाता है, कहा जाता है। इस टाइप का मीनिंग आता है। और लास्ट में जिसका डेफिनेशन आपको लिखना हो, उस टॉपिक को यहाँ डाल दोगे। अब इसका कमाल देखो कैसे एक एक चीज में कोई भी पर्सन रहे, कोई भी बर्ड रहे, एनिमल रहे, किसी का कोई भी आपका चैप्टर संबंधी डेफिनेशन हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडिट, सब में काम देगा। कोई पर्सन को देख लो, द पर्सन हु स्पीक्स, यहीं पर खत्म नहीं होगा। द पर्सन हु स्पीक्स क्यों लगाया, क्योंकि पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाया, स्पीक्स। अगर यहाँ पर्सन से रहता तो स्पीक लिखते। मैंने कहा ना, जैसा नाउन होगा वैसा ही वर्ब होगा। द पर्सन हु, सजीव के लिए हु लगता है। द पर्सन हु, खाली कॉम्बिनेशन ध्यान देना है कि यहाँ जो नाउन सिंगुलर लोगे वैसे ही वर्ब लोगे। खैर, द पर्सन हु स्पीक्स मोर इज कॉल्ड टॉकेटिव, बातूनी। द पर्सन हु हैज किल्ड his mother is called matricide. The person who has killed his father is called patricide. साइड जब भी रहता है CID, वो हत्या का मीनिंग देता है। खैर, कोई पर्सन देख लिए आप, कोई वस्तु का देख लो, ये मेरे हाथ में मार्कर है। द थिंग विच, वस्तु हमारी निर्जीव है, विच लगाना है। द थिंग विच इज यूज्ड। अब वर्ब के जगह ये मत सोचो कि वर्ब खाली V1 V2 होता है, कोई भी वर्ब हो सकता है। आपको मैंने वर्ब फॉर्म के वीडियो में जानकारी दिया था कि जब V4 लगाओगे तो एम इज आर, वॉज, वर्ब वगैरह लगता है। भीतरी लगाओगे तो हैव, हैज, हैड लगता है। सारी बातें मैंने बताया था। और वो भैंसिया वाला याद है ना, मैंने बताया था वॉइस जब भी होगा, इन्हें घुमा के बात कहा जाए तो हमेशा भीतरी का प्रयोग होता है। तो अगर जैसे मैंने लिखा
द मार्कर या द थिंग बोलो, द थिंग विच इज यूज्ड क्या है? यूज में प्रयोग करना, यूज क्या है? भीतर ही है। द थिंग विच इज यूज्ड टू राइट ऑन व्हाइट बोर्ड। यहाँ पर सेंटेंस खाली वो डॉट डॉट जो दिए ना, वो सेंटेंस खाली कंप्लीट करना है और लास्ट में लिखोगे इज कॉल्ड मार्कर। किसी का भी डेफिनेशन आप इसी से कर लोगे। अब अपने चैप्टर पे आ जाओ। मान लो नाउन को डिफाइन करना है, क्या बोलोगे? द वर्ड। अब भाई वर्ड कहता हूँ, लेटर कहता हूँ, ये भी तो किसी का नाम है और नाम ही तो नाउन है, तो यहाँ नाउन लगा रहा है द वर्ड। जनरली आप सिंगुलर जब डेफिनेशन करोगे ना, जनरली आप सिंगुलर नाउन ले लेना, अधिक टेंशन नहीं होगा आपको, ठीक है? सिंगुलर नाउन लेना और वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा। अब अगली वर्ब तो आपको बता दिए, इज सिंगुलर है, आर प्लुरल है, वाज सिंगुलर है, वर प्लुरल है, और मेन वर्ब को प्लुरल सिंगुलर कैसे बनाना है? ऐसे एस लगा दो, सिंगुलर बन जाएगा। इतना सा दिमाग में आपको रखना होगा। तो खैर अभी मैं नाउन का डेफिनेशन करने जा रहा था। द वर्ड व्हिच शोज, वह शब्द जो बताता है, क्या बताता है? द वर्ड व्हिच शोज अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडियाज, फीलिंग्स, etc इज कॉल्ड टॉपिक। जो है आपका टॉपिक क्या है? नाउन है, इज कॉल्ड नाउन। अब प्रोनाउन को डिफाइन करना है। द वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो आप देख पा रहे हो, किसी को भी वर्ब को डिफाइन करना है। द वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। टेंस को डिफाइन करना है। द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, फॉर्म ऑफ ए वर्ब ये भी तो नाउन है ना, फॉर्म ऑफ अ वर्ब ये भी तो किसी का नाम है, क्रिया का रूप। द फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हिच शोज, प्राय आपको देखना डेफिनेशन लिखने के लिए आपको बता देता हूँ कि ये कोई सिंगुलर नाउन ही लेना, चाहे तो वर्ड रहे, द लेटर रहे, जो भी हो ले लेना। और यहाँ पर आपको प्राय देखना कि जो आपने वर्ड लिया, यहाँ प्राय आपको सोच का इस्तेमाल ज़्यादा होगा कि वह शब्द जो बताता है। द वर्ड विच सोच, द वर्ड विच सोच, द फॉर्म ऑफ वर्ब, द फॉर्म ऑफ वर्ब विच सोच, प्राय सोच का इस्तेमाल ज़्यादा होता है डेफिनेशन में। द फॉर्म ऑफ वर्ब विच, ध्यान से सुनना, द तो लगाना ही है, फॉर्म ऑफ वर्ब विच सोच। अब क्या बताता, लिख दो द फॉर्म ऑफ वर्ब विच सोच, यहाँ डॉट को भरना है, क्या क्या बतलाता है टेंस? द फॉर्म ऑफ वर्ब विच सोच टाइम, कंटिन्यूएंस एंड डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ इट्स एक्शन इज कॉल्ड, जो टॉपिक है, टेंस। तो समय लिखा दूंगा, टेंशन मत लो। और आपको ऐसे बता दें, डेफिनेशन तो आपको बुक में लिखे रहते हैं, बस इसी टर्म पे खाली सजा देना है। उल्टा पुल्टा ऐसे वैसे रहता है, 10 तरह का पढ़ते हो, दिमाग में कचरा बन जाता है। इस टर्म में खाली सजा दो, आपका डेफिनेशन बनता जाएगा। तो नाउन में क्या क्या हो सकता है, वर्ब में क्या क्या होता है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लो, फिर एग्जाम्पल के साथ बड़े अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। देखो, नाउन और वर्ब दो टर्म का इस्तेमाल मैंने किया था ट्रिक में। शुरू में द के बाद नाउन था और लास्ट में वर्ब। यही दो बात आपको दिमाग में ठीक से बैठाना है कि नाउन और वर्ब का कॉम्बिनेशन ठीक से हो जाए। बाकी बहुत सिंपल है डेफिनेशन, हर एक लिख लोगे ठीक से। सिर्फ इतना ही ध्यान देना बाबू कि जो नाउन हमारा है वो सिंगुलर है कि प्लुरल है, और उसी के हिसाब से वर्ब सिंगुलर है कि प्लुरल है करना है। अब वर्ब का मतलब ये उसमें खाली V1 V2 ही होता है, एक्सिलरी प्लस मेन वर्ब दोनों एक साथ भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो, जनरली जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है डेफिनेशन में, मैंने उन्हीं को सेलेक्ट किया है। ज़्यादातर आपको सो या सोच का प्रयोग लिखा रहेगा वर्ब के जगह। इज प्लस V3 लिखा रहेगा, या इज प्लस V3 प्लस 2 प्लस V1 सब लिखा रहेगा। एग्जाम्पल समझना ध्यान से, हम समझाएंगे सारा बात। नाउन की जगह क्या लिख सकते हो, मैंने पर्सन देखिए एग्जाम्पल दिखाया है। डॉट डॉट लगाने का मतलब है कि पर्सन, एनिमल, बर्ड, थिंग जो है वो आप लिख लोगे, उसको डिफाइन कर लोगे आराम से। लेकिन डेफिनेशन जो आपको किताब संबंधी है, नाउन प्रोनाउन ये सब पूछेगा, गाय, बैल, कुत्ता, भेड़ पर डेफिनेशन नहीं पूछेगा। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, सब पर आप डिफाइन कर सकते हो। खैर, आपको नाउन का डेफिनेशन पूछा तो नाउन क्या है, कोई वर्ड है ना वो, तो द वर्ड लिखेंगे। कॉन्सोनेंट वोवेल का परिभाषा पूछ दिया तो वो क्या है, कोई लेटर है ना वो, तो वहाँ द लेटर का प्रयोग करेंगे। तो द नाउन जो टर्म है मेरा ट्रिक में, द प्लस नाउन, तो नाउन की जगह इन्हीं का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, कर लोगे। और वर्ब उसी हिसाब से आप जो मैच करे भाई, कि वह शब्द जो बताता है, आप ये कहना चाहते हो तो सो या सोच का प्रयोग करोगे। वह शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है ये कहना चाहते हो तो बोलोगे द वर्ड व्हिच इज यूज्ड। वह शब्द जो बोलने के लिए इस्तेमाल किया था, द वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू स्पीक। देख पा रहे हो, तीनों का एग्जाम्पल मैंने समझा दिया कि तीनों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, सोच का, या इज प्लस V3, या इज प्लस V3 के बाद 2 प्लस V1 लग के। ये चीज़ आप नाउन और वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ये जब क्लियर है बाबू, बस कुछ नहीं है, लास्ट में डॉट डॉट में ही कुछ आपको भरना पड़ेगा और लास्ट में इज कॉल्ड प्लस जो टॉपिक है एकदम लिख दो, स्वाहा हो जाएगा, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा।
तो रटने का काम ऐसे आपको नहीं करना है। रटने पर क्या होता है, आप 3 इडियट्स मूवी आप देख चुके हो, रटने पर चमत्कार को उसने क्या कह दिया था आपको पता है। तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, सॉल्यूशन का पता चला तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं, ये हालत ना रह जाए, से रटना ऐसे बंद हो जाए। बस आपको एकदम अपने से बनाने का कैपेसिटी रखना है, नाउन को डिफाइन करना है। तो नाउन क्या है, कोई शब्द है ना, द वर्ड विच, सारा मैं ट्रिक से मिला रहा हूँ, मैं ट्रिक आपने स्क्रीनशॉट खींच रखा है तो अब जो जोड़ रही है, तो द वर्ड विच सूज, वह सब जो बताता है, जो बताता है लिख दो भाई, लास्ट में इज कॉल्ड नाउन। द वर्ड विच सूज, और क्या क्या बताता है, अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड, फीलिंग्स, आइडियाज, ईटीसी। ऐसे ही प्रोनाउन का देख लो, प्रोनाउन भी एक शब्द है जिसका भी डेफिनेशन करना चाहते हो आप, वो है क्या, नाउन की जगह वही भराएगा। नाउन क्या शब्द है तो द वर्ड लिखा, प्रोनाउन क्या एक शब्द है द वर्ड लिखा, तो जिसको भी डिफाइन करने जा रहे हो वो असल में है क्या, वर्ड है कि लेटर है कि पक्षी है कि जानवर है, उसी के हिसाब से यहाँ पर द के बाद नाउन सिलेक्शन करोगे और व्हिच के बाद उसी हिसाब से मैच करके वर्ब का प्रयोग कर दोगे। तो प्रोनाउन एक वर्ड है, तो द वर्ड विच इज यूज्ड, वह शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है, डॉट डॉट के खाली भर दो, इन प्लेस ऑफ अ नाउन, संज्ञा के स्थान पर, इज कॉल्ड कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रोनाउन। अब एक सिंपल सा डेफिनेशन पेन ले लो, पेन अभी मैंने कहा ना, कुछ भी पर्सन रहे, प्लेस रहे, एनिमल रहे, बर्ड रहे, थिंग रहे, सबको डिफाइन कर सकते हो। दुनिया के तमाम चीज़ों का डेफिनेशन मेरे इसी एक ट्रिक से होने वाला है जो आपने देखा। देखो एग्जाम्पल पेन का, द थिंग विच इज यूज्ड, वह वस्तु, पेन है क्या, वस्तु है, जो जिसको डेफिनेशन करना चाह रहे हो वो असल में है क्या, बस द के बाद वही लिख दो। तो पेन क्या वस्तु है ना भाई, तो द थिंग विच, अब जो लगेगा द थिंग विच इज यूज करेगा, द थिंग विच सोच थोड़ी दिखाएंगे, यहाँ बताता पेन थोड़ी कुछ है, हमको पेन का इस्तेमाल किया जाता है, जो चीज़ बताता है उसके लिए सोच का प्रयोग करेंगे, पेन कुछ इस्तेमाल किया जाता है, लिखेंगे द थिंग विच इज यूज्ड, वह चीज़ जो इस्तेमाल किया जाता है, टू राइट। आप देख पा रहे हो तीनों का एग्जाम्पल दिखा दिया मैंने, सोच वाला भी एग्जाम्पल दे दिए, इज प्लस V3 वाला भी एग्जाम्पल दे दिया मैंने, इज प्लस V3 और 2 प्लस V1 ये देख पा रहे हो, इसका एग्जाम्पल मैंने हाजिर कर दिया। तो आप देख पा रहे हो सारा चीज डिफिनेशन हो गया इसी ट्रिक से। द थिंग विच इज यूज्ड टू राइट इज कॉल्ड पेन, समझ गए मैन, ऐसे ही करना है। अब एक अच्छा सा डेफिनेशन वर्ब का देख लो, मैंने लिखा है, अब सॉरी टेंस का देख लो, टेंस है क्या, टेंस क्रिया का रूप है, मैंने कहा जिसका भी डिफिनेशन लिखना चाहते हो वो है क्या, उसी को नाउन की जगह भरोगे। तो टेंस है क्या, क्रिया का रूप है भाई, तो द के बाद लिखो फॉर्म ऑफ ए वर्ब, द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, क्रिया का वह रूप, व्हिच जो, अब टेंस का को भी कुछ बताता है हमको, क्या बताता है, सोच लगाए, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हिच सोच, क्रिया का वह रूप जो बताता है, जो बताता है लिख दो, टाइम समय, कंटिन्यूएंस, जारीपन, जारीपन मतलब कोई चीज़ का चलते रहना, आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, तो कंटिन्यूएंस, एंड डिग्री बने अवस्था होता है, एंड डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, पूरा होने की अवस्था को, आई हैव इटन, मैं खा चुका हूँ, ही हैज डाइड, वो मर चुका है, कंप्लीट फिनिश, तो डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस भी दिखाता है, किस बात की अवस्था को, किस बात के समय को, किस बात के जारीपन को दिखाता है भाई, एक्शन के, किसी कार्य का ही समय बतलाया जाता है, इसलिए मैंने लास्ट में लिखा है ऑफ इट्स एक्शन, काल के अंदर जो निहित एक्शन होता है उसी के समय को, उसी के जारीपन को और उसी के पूरा होने की अवस्था को बतलाता है, और इसी का नाम तो टेंस है, लास्ट में मैंने लिख दिया इज कॉल्ड टेंस। मैंने एक बात कहा था कि मैं उर्दू से हिंदी निकालना सिखाऊंगा, अब सर ध्यान देना, लास्ट में जो इज कॉल्ड है ये तुम्हारा जजमेंट है कि ये कहलाता है वो कहलाता है, ये फैसला दिया लास्ट पे, तो फैसला से पहले उर्दू पढ़ना शुरू करो, ध्यान देना। कार्य के पूरा होने की अवस्था और जारीपन समय को बताता है, जो क्रिया का द फॉर्म वह रूप, लास्ट में मिला दो, इज कॉल्ड कहलाता है टेंस। बात को पकड़ना ध्यान से, इज कॉल्ड से पहले उल्टा जा दो, कार्य के, एक्शन में क्या हुआ, कार्य हुआ ना, अपने का के की होता है ना, तो कार्य के पूरे होने की अवस्था और जारीपन तथा समय, आपने से एंड जोड़ सकते हो, समय को बताता है, जो क्रिया का वह रूप लास्ट में कहलाता है काल। तो आप इसका हिंदी खुद निकाल सकते हो, क्रिया का वह रूप जो कार्य के समय, जारीपन और पूरा होने की अवस्था को बतलाता है, काल कहलाता है। सब मीनिंग ऐसे निकाल लोगे, नाउन का देख लो, लास्ट में इज कॉल्ड से पहले आओ, आइडियाज विचार को, फीलिंग्स भावना, बर्ड पक्षी, एनिमल जानवर, प्लेस स्थान, पर्सन व्यक्ति को बताता है, जो शब्द वह लास्ट में जोड़ दो कहलाता है नाउन। तो आप हिंदी खुद से निकालने सीख गए सरदार, तो हिंदी भी हो गया सरदार और अंग्रेजी भी हो गया एकदम
झटका के साथ लिखने सीख गए आप। तो आज से रटना बंद, जो रटता है उसका घटता है, जो समझता है वो कभी नहीं उलझता है। तो आगे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिमांड है, वो सारे टेक्निक्स आने वाले हैं आपके डिमांड पर। लेटर नोटिस का ट्रिक्स भी मेरा आने वाला है। लिटरेचर में पोइट्री वगैरह सॉल्यूशन कैसे हो, पोइट्री कैसे पढ़ाया जाए, तमाम मिलने वाला है। कमेंट में आप लोग डिमांड भेजते रहो, मैं तैयार हूँ आपके लिए। बाय बाय।